गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। मैं बात कर रहा हूं देश के 11वें राष्ट्रपति की, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत विरले ही कोई व्यक्ति होगा जो इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में ना जानता हो। उनकी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं और वो आपके लिए ही हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो यकीन मानिए कि अगर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप लगातार जिद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से असफलता प्राप्त नहीं होगी। तो बस लगे रहिए और प्रयास करते रहिए, एक दिन अवश्य आएगा कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। आइए देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो आखिर था क्या, और उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन था, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड न्यू रूल्स फॉर डोमेस्टिक T20 मैचेस। हाल ही में किस संस्था ने घरेलू T20 मैचों के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। तो अगर आप भी देखिए, ये तो एक घरेलू T20 मैचेस की अगर हम बात करें, आईपीएल में अगर आप देखते हैं तो आपको ये नियमों में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कुछ एडिशनल नियम जो हैं वो इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। और इसका राइट आंसर जो है वो है बीसीसीआई। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने अपने क्रिकेट से संबंधित कुछ रूल, कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या परिवर्तन किया है तो उसके बारे में देखिए। पहली चीज तो ये परिवर्तन हुआ कि एक ओवर में 2 बाउंसर डाली जा सकती हैं, और दूसरा अगर हम ये परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो 4 इंपैक्ट प्लेयर जो हैं या सब्स्टिट्यूट, अगर मैं वर्ड यूज करूं इंपैक्ट प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट तो वो ज्यादा सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप याद रखें, इंपैक्ट प्लेयर भी तो कोई वो नहीं है, तो 4 इंपैक्ट प्लेयर जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। तो कभी भी इन इंपैक्ट प्लेयर का मैच के किसी भी दौरान आप इन इंपैक्ट प्लेयर का यूज अपने मैच में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी ट्रॉफी थी, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीमों को टॉस से पहले 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के साथ प्लेइंग 11 का चयन करना था। टीमें मैच के दौरान किसी भी समय इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर सकेगी, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंदबाज एक ओवर में 2 बाउंसर डाल सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक चीज याद रखिएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक T20 मैचेस के लिए 2 चेंजेस किए हैं, एक ओवर में 2 बाउंसर वाला, और एक दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 सब्स्टिट्यूट या इंपैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आई। राइट। आइए देखें, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है कि विच कंट्री हैज रीच्ड द स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA ऑफ $3 बिलियन विद द IMF। कौन सा देश है जो IMF के साथ में $3 बिलियन की स्टैंड बाय व्यवस्था पर पहुंच गया है। देखिए IMF करता क्या है, पहले तो आपको ये मतलब अगर मैं बात करूं IMF की, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि IMF जो है वो करता क्या है। तो IMF की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के केस में, या किसी भी प्रकार का अगर डेफिसिट हो रहा है तो उस केस में, ट्रेड रिलेटेड डेफिसिट के केस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर घाटा हो रहा है तो उस घाटे की स्थिति में एक संस्था है जो अपने सदस्य देशों को क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। IMF के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो IMF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर ब्रेटन वुड्स समिट में हुआ। और इसी ब्रेटन वुड्स समिट में क्योंकि IMF के साथ में एक और इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया और उसका न्यू जो है वो रखी गई, इसलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन को एक नाम से जाना जाता है और इनको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें। और वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसको किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, तो एक तो आपको पता है कि सर एक तो IMF है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक। IMF की अगर हम बात करें तो IMF के लिए एक रूल ये बना दिया गया। क्या रूल बनाया, बोला ये कि कोई भी व्यक्ति जो IMF का हेड बनेगा वो हमेशा यूरोपियन व्यक्ति होगा। वर्ल्ड बैंक के लिए एक रूल बना दिया, कोई भी व्यक्ति जो वर्ल्ड बैंक का हेड बनेगा वो हमेशा अमेरिकन व्यक्ति होगा। ये आपको क्लियर हो गया। ये ट्रेडिशन है, ये परंपरागत तौर पर चीजें जो हैं वो चली आ रही हैं।
इन दोनों के हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां पर देखने को मिलता है, वो वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो करंट में आईएमएफ में 190 कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं। करंट में आईएमएफ में 190 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। और आईएमएफ के अगर मैं हेड की बात करता हूं तो इसकी हेड करंट में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, राइट। तो इतनी चीजें याद रखिए। और आईएमएफ जो है वो किस लिए फंडिंग कर रहा है कि अगर किसी को भुगतान संतुलन का घाटा हो रहा है किसी भी देश को, तो उसको क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। आईएमएफ ने $3 बिलियन की स्टैंड बाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस स्टैंड बाई व्यवस्था में किया क्या जाता है, तो आईएमएफ इस स्टैंड बाई अरेंजमेंट की जो चीजें हैं ना, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस स्टैंड बाई अरेंजमेंट में आईएमएफ जो है वो क्या करता है, वो अल्पकालीन ऋण की प्राप्ति करता है। अगर कोई भी सदस्य देश भुगतान संतुलन के घाटे से सफर कर रहा है, तो वहां से अगर गुजर रहा है, तो उसको उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए आईएमएफ जो है वो इस तरीके के काम करता है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कौन सा ऐसा देश है जो आईएमएफ के साथ में अभी स्टैंड बाई व्यवस्था पर पहुंच चुका है, तो उसका नाम आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बार बार देखते हैं कि आईएमएफ से एक हमारा पड़ोसी देश है वो लगातार पहुंच जाता है कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और उसका नाम जो है वो पाकिस्तान है। बात समझ में आ रही है। तो पाकिस्तान जो है वो अभी क्या हो चुका है, आईएमएफ की स्टैंड बाई अरेंजमेंट जैसी सिचुएशन जो है उसमें पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही है। चलिए, बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी है। बेसिक जो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से पता होना चाहिए वो ये था, ठीक है, और बाकी उसका आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की अगर मैं बात करूं तो ये किस शहर में यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है वो होस्ट किया जाएगा, तो वो होस्ट किया जाएगा न्यूयॉर्क में। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा शहर है जहां पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की मेजबानी करेगा, तो वो शहर जो है वो न्यूयॉर्क है। इसमें आप याद रखिएगा। इस फोरम की अगर मैं बात करूं तो इस फोरम की अगर मैं बात करता हूं तो ये पता चलता है कि इस फोरम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 9 जुलाई 2013 में, राइट। तो इस फोरम का जो फॉर्मेशन हुआ, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 9 जुलाई 2013 में। बात समझ में आ रही है। और ये करता क्या है, तो एचएलपीएफ को अगर मैं बात करूं तो ये यूएन में सतत विकास शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया। अगर आप देखेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो इसके ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर आप देखिए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि क्या किया जा सके, जो सतत विकास है और सतत विकास जो शासन हो रहा है उस शासन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, तो उसके लिए ये फोरम जो है वो काम करता है। बात समझ में आ रही है। आइए देखिए यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक न्यूयॉर्क में हो रहा है। और मंच का जो केंद्रीय विषय है, आप याद रखिएगा कि इसकी जो थीम है, ये जरूर आप याद रखें। आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि सर हमको ये पता चल गया है कि एचएलपीएफ जो है वो कब बना है, ठीक है, और एचएलपीएफ जो है उसका हेडक्वार्टर की भी अगर मैं बात करूं तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, मेजबानी भी कहाँ हो रही है, न्यूयॉर्क में हो रही है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो भी न्यूयॉर्क में ही है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज आप और याद रखेंगे कि ये जो एचएलपीएफ जो मंच है, जो फोरम है, वो जो हो रहा है 10 जुलाई से 14 जुलाई तक होस्ट किया जा रहा है न्यूयॉर्क के द्वारा, उसका थीम क्या था, उसकी अगर हम केंद्रीय विषय की बात करें तो वो क्या था, तो यहां से आप याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग द रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक and the comprehensive implementation of 2030 agenda for the sustainable development at all levels, right। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका थीम क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या करता है, ये सतत विकास गवर्नेंस या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नेंस है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए ये काम करता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। विच सिटी होस्टेड द स्टार्टअप 20 समिट। देखिए, ये स्टार्टअप 20 समिट जो है ये किसका पार्ट है, तो ये याद रखिए, अभी
एक चीज काफी न्यूज में है, मैंने पिछली क्लासेस में इससे संबंधित कई क्वेश्चन जो हैं वो आपको कराए, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देखिए, तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा पता लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो स्टार्टअप 20 समिट है वो पूछ रहा है कि किस शहर में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन जो है वो उसकी मेजबानी की जाएगी। तो यहाँ पर ये किसका पार्ट है? ये तो है G20 का ही पार्ट, और कहाँ होगा? तो वो होगा गुड़गांव, या जिसको आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ही क्या होगा, इसका होस्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सर इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो स्टार्टअप 20 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें बेसिक चीजें देखिए फिर हम बात करते हैं। तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हाल ही में गुरुग्राम में संपन्न हुआ। सऊदी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि एक पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया है, राशि का आवंटन किया है, और वो देश है सऊदी अरब। और सऊदी अरब पहला देश है जिसने 2030 तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन की महत्वाकांक्षा राशि आवंटित करने के लिए स्टार्टअप 20 के आह्वान का समर्थन किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले तैयार हुई है, तो वो याद रखना है कि वो कंट्री जो है वो सऊदी अरब। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब दूसरी चीज अगर इसमें बात करें कि सर ये स्टार्टअप 20 समिट जो हो रही है आखिर इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, तो इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टार्टअप एंड इनोवेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो एक ऐसा इन्वायरमेंट ताकि हम स्टार्टअप को बढ़ावा दे सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट ताकि स्टार्टअप जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, राइट, और एक ऐसा इन्वायरमेंट ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फुलफिल किया जा सके। तो याद रखिएगा कि जो अगर हम बात करें, याद रखिएगा कि स्टार्टअप 20 समिट जो है वो कहाँ हो रही है, गुड़गांव में हुई है। और यहाँ पर उसके मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप याद रखें कि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जिस इन्वायरमेंट में स्टार्टअप्स की से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें इंक्रीमेंट हो, एक उस इन्वायरमेंट में इनोवेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें इंक्रीमेंट हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको फुलफिल किया जा सके, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर याद रखिए कि विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड EBG, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस अंडर प्रोजेक्ट वेव इन एसोसिएशन विथ NESL। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने NESL के साथ में मिलकर प्रोजेक्ट वेव, याद रखिएगा इसका नाम, प्रोजेक्ट वेव के तहत EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवाएं जो हैं वो शुरू की। इसमें कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसका आंसर अगर आप देखेंगे कि किस पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसने शुरुआत की है, तो वो बैंक जो है वो इंडियन बैंक है। और इंडियन बैंक ने ही हाल ही में क्या किया है, वेब प्रोजेक्ट के अंडर में EBG प्रोजेक्ट जो है, EBG योजना जो है या सर्विस की अगर मैं बात करूं तो उसकी शुरुआत की है, और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के तहत ये चीजें हो रही हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये वेव क्या है, तो वेव का मतलब याद रखिए कि वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, राइट। तो वेब का मतलब आप याद रखिएगा कि वेब का नाम है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस वेब प्रोजेक्ट के अंदर में एक सर्विस का स्टार्ट की गई है जिसको हम EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको हम इंडियन बैंक के नाम से जानते हैं, उसने अपने कस्टमर को फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस देने के लिए और फाइनेंस से जुड़ी हुई और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उसने एक स्कीम, इसने एक सर्विस जो है जिसकी शुरुआत की है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम EBG के नाम से जानते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? NESL के साथ में मिलकर ये चीजें हुई हैं। NESL का अगर आप बात करेंगे तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। और इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के तहत एक नई सुविधा की शुरुआत की ताकि डिजिटल रूप से पूर्व अनुमोदित व्यवसायिक ऋणों की पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। और इस सर्विसेज की अगर हम बात करें, इस फैसिलिटी की बात करें तो 25 लाख के ऋण में अगर हम बात करेंगे तो प्रोसेसिंग लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, वो अवेलेबल कराया गया है, राइट। अब देखिए, अब यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, बोला कि सर पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता क्या है?
तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करता हूं, तो अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो कोई भी ऐसा बैंक जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। कोई भी ऐसा बैंक जो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बात समझ में आ रही है? तो करेंटली अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जिन बैंकों का, इसमें दो कैटेगरी आती है। पब्लिक सेक्टर बैंक में दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी, देखिए पहली चीज तो ये कि ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे, ये गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। दूसरी चीज समझिए कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक, कैसे दो तरीके से? एक वो हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या किया गया हो, इस्टेब्लिश किया गया हो, उनकी स्थापना सरकार के द्वारा ही की गई हो। और दूसरे वो हो सकते हैं जिनको प्राइवेट से और कहां पर लाया गया हो, पब्लिक की तरफ, पब्लिक इन द सेंस गवर्नमेंट की तरफ। और जब प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ चीजें आती हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, राइट। और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो ऐसे बैंक जो पहले से ही सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, ऐसे बैंक जो पहले से ही गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए वो, और ऐसे बैंक जो प्राइवेट थे बट बाद में उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में किया, किस प्रोसेस के जरिए? नेशनलाइजेशन की प्रोसेस के जरिए। तो उन दोनों बैंकों को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। और करेंटली अगर इंडिया में अगर आपसे पूछे कि सर कितने पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि करेंटली इंडिया में मर्जर के बाद 12 पब्लिक सेक्टर बैंक या 12 पीएसयूज बैंक जो हैं वो काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पूछ रहा है कि विथ विच कंट्री हैज फ्रांस कोलैबोरेटेड टू रैपिडली ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूछ रहा है कि फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ में सहयोग किया है। तो उसने सहयोग किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में, यूएई के साथ में, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने किसके साथ में किया है? तो फ्रांस ने अभी सहयोग किया है यूएई के साथ में। अब बात आती है कि सर ये क्लीन एनर्जी जो है वो आखिर होती क्या है, और ये स्वच्छ ऊर्जा जो है वो आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, और दोनों देश हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, राइट। अब बात आती है कि सर ये क्लीन एनर्जी किसको बोल रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं तो क्लीन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे या फिर बहुत कम पहुंचे, उसको हम स्वच्छ ऊर्जा बोलते हैं। तो क्लीन एनर्जी मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे या फिर कम हानि हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर क्लीन एनर्जी क्या है, तो ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को या तो बिल्कुल भी हानि ना पहुंचाए, बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल लॉस ना करे, और या फिर अगर इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी मात्रा जो है वो काफी कम हो। तो वैसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि वो क्लीन एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया है कि जो फ्रांस है उसने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ में सहयोग किया है, तो वो किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और यहाँ पर देखें तो एक व्यक्ति हैं, आई होप कि आप इनको जानते हो, अगर नहीं जानते तो हम अभी बात कर लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति का नाम है जस्टिस एपी शाही, है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका नाम है जस्टिस एपी शाही। और जस्टिस एपी शाही के बारे में अगर मैं बताऊं तो मद्रास और पटना हाई कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एपी शाही को पूर्व न्यायाधीश थे, और जस्टिस एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति शाही का
एनसीडीआरसी के प्रमुख के रूप में 4 साल का कार्यकाल होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग के तौर पर ये आयोग जो है वो काम करता है। तो फिलहाल आपको इतनी चीजें जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अभी किसको मतलब नियुक्त किया गया, किसको अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर अपॉइंट किया गया है। जो अपना डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, उसके अध्यक्ष के तौर पर तो जस्टिस एपी स्याही को वहां पर नियुक्त किया गया है। और वो कौन थे? तो मद्रास और पटना के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो कार्य कर चुके हैं। इतनी चीजें बस आप याद रखिए। एक और व्यक्ति, देखिए हमारे एग्जाम की अगर हम बात करें तो अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको काफी मिल जाएंगे, है ना, कि वहां पर आपको ये पूछ लेगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये किससे संबंधित हैं। वहां पर आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो व्यक्ति हैं क्या ये इनसे संबंधित हैं, आपको अलग अलग सेक्टर दे देगा। तो अगर आप इनके बारे में नहीं सुने होंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति जो है वो हो सकता है इससे रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड हो, इससे, और वो चारों ऑप्शन जो है वो आपको सही ही लगेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप देखते रहें, कि आपको ये पता रहे कि अभी करेंटली अगर आप देखें तो हाल ही में किन किन जगहों में किन किन लोगों को परिवर्तित किया गया है और कौन कौन से नए लोग हैं जो उन जगहों पर पदों पर आसीन हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो जो ये नियुक्ति वाला पोर्शन है ये भी आप करंट से जुड़े रहेंगे तभी इसके आंसर आप बता पाएंगे। अगर करंट से नहीं जुड़े हैं तो इस तरीके की चीजें, फिर हमको चारों ऑप्शन सही लगते हैं, हमको लगता है यार सब बढ़िया चल रहा है, ये अब पहले ही नाम देखा हमको लगता है कि यार पहली चीज ही सही लग रही है इसमें, और नीचे आते गए तो फिर वो और सही लगने लगा, फिर हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो बी लगा देते। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको पता नहीं होता, और नियुक्ति और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो काफी पूछे जाते हैं। इसलिए आप करंट से जुड़े रहें, और करंट से जुड़ेंगे तो आपको इनके बारे में पता रहेगा, आपको नाम याद रहेंगे। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं आगे क्या है। Who has been appointed as the new executive director by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है पी वासुदेवन। और पी वासुदेवन जो है वो हाल ही में क्या हुए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। बात समझ में आ रही है? आरबीआई ने ये बताया है कि जो पी वासुदेवन है वह मुद्रा प्रबंधन के विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग से रिलेटेड चीजों का नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका मैनेजमेंट करने का काम जो है वो इनको प्रदान किया गया है, और उनका नाम है पी वासुदेवन। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास में आरबीआई। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया हुआ था, आपको अभी पता चला है कि सर इसके ये अगर हम बात करेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। लेकिन अगर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करता हूं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। बात समझ में आ रही है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई के अगर मैं काम की बात करता हूँ, कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो कुछ और चीजों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। आरबीआई के अगर हम काम की बात करें तो आरबीआई के अलग अलग काम हो सकते हैं। आरबीआई का पहला काम होता है नोट प्रिंटिंग करना। तो आपके पास में, आपके जेब में जो नोट है वो आरबीआई ही प्रिंट करता है। दूसरा आरबीआई का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। आपके पास नोट ज्यादा हो जाए और आप फिर उससे बहुत ज्यादा डिमांड ना करने लगे, या आपके पास नोट की कमी हो जाए और आपकी डिमांड बहुत कम ना हो जाए, इसलिए आरबीआई चीजों को बैलेंस करता है। और वो बैलेंस किसके द्वारा होगा? वो इसी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का वो है एक्सचेंज रेट जो है उसको डिसाइड करना। तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम बनाना, चाहे वो ट्रिपल पी हो, चाहे वो मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम हो, ये सारे काम जो है वो कौन करता है? वो आरबीआई ही करता है। बात समझ में आ रही है? आरबीआई के गवर्नर के अलावा इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो आरबीआई का गवर्नर होता है। तो इतनी चीजें आप अभी फिलहाल याद रखिए, फिर आरबीआई के बारे में हम और भी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इंडिया हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्री फॉर इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन? भारत ने हाल ही में इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं पनामा देश के साथ में। और पनामा के बारे में अगर बात करें तो पनामा की
जो राजधानी है वो है पनामा सिटी, है ना, ये याद रखिए, पनामा सिटी। और कहाँ की ये कंट्री है, तो अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका की ये कंट्री है, ठीक। पनामा जो है वो कहाँ की कंट्री है, तो साउथ अमेरिका की वो कंट्री है। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखें उसको, ठीक है। आइए देखिए, पनामा के साथ में ये हस्ताक्षर हुआ है, और हुआ क्या, तो भारत के चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल, जिसको ईटी के नाम से जाना जाता है, ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता जो है वो किया है। भारत का चुनाव आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य जो हैं वो हो गया है। और पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मानता मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके बावजूद आप इसको याद रखिएगा। अगर कहीं पर ये टकरा जाए, कहीं आपको मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि आपसे बने नहीं। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हाल ही में इंडिया ने किसके साथ इलेक्टोरल कॉरपोरेशन जो है उसके लिए समझौते पर साइन किया है, एमओयू जारी किया है, तो वहां पर आप देखेंगे तो पनामा देश के साथ में किया है, और पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। आप इतनी चीजों को याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि एक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एक और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ गया। और हम देखें कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आधव अर्जुन, ठीक। तो आधव अर्जुन को अपॉइंट किया गया है कहाँ पर, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पर। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन जो हैं उनको बास्केटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो पहले कहां पर थे, तो याद रखिएगा कि पहले तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये अध्यक्ष थे। आधव ऑन 38 वोट्स आउट ऑफ 39, जो वोटिंग हुई उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति था जो इनको नहीं चाहता था, बाकी जितने भी थे वो चाहते थे कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या बने, ये उस समिट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना जाए। तो 38 वोट के साथ में ये क्या हुए, ये अपॉइंट हुए। ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी, और FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ के संबद्ध रखता है। अगर हम बात करेंगे तो वहां पर एफिलेटेड जो है वो किससे है, तो वो एशिया एंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड है। बात समझ में आ रही है। चलिए इतनी चीजें याद रखिए कि किसको अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन, उनका नाम है आधव अर्जुन। और पहचान लीजिए, अगर कहीं देखें, कहीं मिले तो मुलाकात हो जाए, तो ऐसा ना हो कि आप पहचाने नहीं, तो देख लीजिए इनको एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे थोड़ी हंसी छूटती है, राइट। हंसी क्यों, क्योंकि एक ऐसा देश है जो पिछले 8 सालों से लगातार अडिग तरीके से अपने पोजीशन पर टिका हुआ है। किस पोजीशन पर, आखिरी पोजीशन पर। और सबसे कम पीस जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। मैं बताता हूं आपको उसका नाम क्या है, पहले यहां देखिए आप। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार, तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो कौन सा है, तो आपके पास में ऑप्शन डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और आइसलैंड है। इसके आधार पर आप मुझे बताइए कि कौन है सबसे शांत देश जो है वो कौन है, ठीक है। तो याद रखिए कि इसमें यहाँ पर लिस्ट जो है वो बनी हुई है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 है, और सबसे शांत देश जो है वो आइसलैंड है, ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पर हैं, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पोर्तुगल, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्जरलैंड। ये टॉप के 10 कंट्रीज हैं जहाँ पर पीस जो है, शांति जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, और शांतिपूर्ण देश का दर्जा या स्टेटस जो है वो इनको मिला हुआ है इस इंडेक्स के आधार पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होता है, वो आइसलैंड होता है। बात समझ में आ रही है। अब आइसलैंड तो ये क्लियर हो गया कि सर सबसे शांत देश, सबसे शांति वाला देश जो है वो कौन सा है, वो आइसलैंड है। लेकिन हम बात करें अगर सर इंडिया की रैंकिंग इन देशों में कितनी है, या इस इंडेक्स के आधार पर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो आप याद रखिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। कितने कंट्री के बेसिस पर ये इंडेक्स जारी हुआ है, तो ये इंडेक्स जारी हुआ है 163 कंट्री के बेसिस पर। दूसरा,
इसमें पहली कंट्री या पहली पोजीशन पर कौन सी कंट्री है? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहली पोजीशन पर आइसलैंड है। बोले सर हम सारी कंट्री के नाम नहीं याद रखेंगे, हमारे आसपास के थोड़े कंट्री के आप नाम बताइए कि उनकी रैंकिंग क्या है। पहले सबसे पहले हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं। हमारी रैंकिंग 163 देशों में 126 है, 126। ये कौन है? हम है। यहाँ पर कौन है? इंडिया है। बात समझ में आ रही है? तो भारत की रैंकिंग 163 देशों में भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है? भारत 126वें नंबर पर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत का अगर किसी भी इंडेक्स को हम जारी करते हैं या कोई भी इंडेक्स अगर वर्ल्ड वाइड जारी होता है, अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहती है कि सर पाकिस्तान की भी देख ही लेते हैं। तो पाकिस्तान में शांति, बोले सर पीस इंडेक्स में पाकिस्तान को भाग दिया क्यों जा रहा है? पाकिस्तान जैसे देश में शांति की बात हम कर ही क्यों रहे हैं? लेकिन याद रखिए कि कुछ देशों में 163 देशों में शामिल किया गया और वहां पर पाकिस्तान की रैंकिंग भी बताई गई और ये बोला गया बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी है। वहां पर पाकिस्तान की रैंकिंग आपको दिखेगी 146। ये कौन है? ये है पाकिस्तान। अब फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आता है कि सर इस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में ये जो 163 पोजीशन है, जो टोटल कंट्री की अगर हम बात करें, अगर हम कुल देशों की बात करते हैं कितने देश इसमें शामिल थे, टोटल कंट्री कितनी थी, मैंने बोला 163 कंट्री के बेसिस पर ये इंडेक्स जारी हुआ। फिर बोले कि सर हम ये देख रहे थे कि ये सबसे लास्ट कंट्री इसमें कौन सी हो सकती है या कौन सी है। तो आपने ये बोला है कि पिछले 8 सालों से इस देश ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है और लगातार ये अपने पोजीशन पर बैठा हुआ और इसका नाम है अफगानिस्तान। राइट, इसका नाम है अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा कि 163 पोजीशन पर सबसे लास्ट में कौन है? वो है अफगानिस्तान। सबसे फर्स्ट में कौन है? वो है आइसलैंड। इंडिया कहाँ है? 126 पे। पाकिस्तान कहाँ है? 146 पे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि जीपीआई याद अभी रिलीज किया गया है, ठीक है। और रैंकिंग आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। द डेटा फॉर द year 2022 has been included in this report has been, एक important point और ये याद रखिए, this report has been released by Institute of Economics and Peace, ठीक है। तो इसमें एक चीज और आप याद रखिए, जितना मैंने आपको बताया उसके अलावा, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसको रिलीज करता है, इस डेटा को रिलीज करता है, इस इंडेक्स को रिलीज करता है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको आप IEP के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां तक हमने बात की है। आई होप कि आपको चीजें जो हैं वो समझ में आई होंगी। अब बात आती है सर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास में, और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो ये है कि विथ होम हैज DGCA टाइड अप फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके पास में 4 ऑप्शन है, फटाफट इसको देखिए और कमेंट करके आंसर मुझे बता दीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।